नमस्कार। मेरे यानी वरुण सखा जी की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिए ताकि आपके पास इससे जुड़े हुए नोटिफिकेशंस आते रहें। आज का जो विषय है वो ये है कि अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। ये प्रश्न हर व्यक्ति के जहन में है, क्योंकि अभी जो माहौल है, पिछले लास्ट जो ओपिनियन पोल मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है, और जो एग्जिट पोल हमने किया उसमें भी कांग्रेस सारी पार्टियों पर भारी पड़ती दिख रही है। ऐसे में हमें ये जिज्ञासा और बढ़ जाती है लोगों के बीच में कि मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा। आमतौर पर जो है मुख्यमंत्री के लिए जो नाम चल रहे हैं उनमें से ही लोग बात कर रहे हैं। अन्य में कोई अगर जाता भी है तो कोई और ज़्यादा लंबी दूरी तक नहीं जा पाता। मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा कि मुख्यमंत्री अगर बनेंगे तो क्या क्या उनके मापदंड होंगे और कौन बनने की संभावना ज़्यादा है। सबसे पहले हम बात करेंगे 3 बिंदुओं पर मुख्य रूप से बात करनी पड़ेगी पार्टी को और सोचना पड़ेगा मुख्यमंत्री चयन से पहले। सबसे पहला बिंदु है कांग्रेस की ज़रूरत क्या है, किस तरह का मुख्यमंत्री कांग्रेस की आवश्यकता है। दूसरा बिंदु है राज्य की आवश्यकता क्या है, इसका ख्याल भी कांग्रेस को रखना पड़ेगा। तीसरा बिंदु ये है कि व्यक्ति जो भी जितने भी फाइट में है, रेस में है, उनमें वो बिंदु कितने समाहित या कितने परिपूर्ण हो पा रहे हैं। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले राज्य की क्या ज़रूरत है। राज्य की जो ज़रूरत है, राज्य से पहले हम पार्टी की ज़रूरत पर बात करें, क्योंकि पार्टी सबसे पहले अपनी नीड को ज़्यादा ध्यान रखेगी। पार्टी की जो ज़रूरत है, नीड ऑफ पार्टी जो है कांग्रेस की छत्तीसगढ़ के अंदर, ऐसे व्यक्ति का चयन करना मुख्यमंत्री के तौर पर जो कि पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनावों में अच्छे से अच्छी सीटें दिला सके। सबसे बड़ी जो पार्टी की ज़रूरत है वो है 2019 के जो जनरल लोकसभा इलेक्शन होने हैं उनमें बेहतर परफॉर्मेंस करा सके। दूसरा है जो यहाँ पर दूसरा जो क्राइटेरिया इन्होंने, जो व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति हो जो सॉफ्ट हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो मिजाज है वो बहुत ज़्यादा उग्र नहीं है। ऐसे में यहाँ का एक व्यक्ति ऐसा भी होना चाहिए जो बहुत ज़्यादा इस तरह का ना हो, जो बहुत वाचाल ना हो, बहुत एकदम ही चुप रहने वाला ना हो, सॉफ्ट छवि का व्यक्ति होना चाहिए। तीसरी है जो पार्टी को विस्तारित करे विद इन द स्टेट, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 2019 के लास्ट में जो है नगरीय निकायों के चुनाव भी होते हैं, तो उनमें भी एक अच्छा परफॉर्मेंस पार्टी करना चाहेगी। क्योंकि अब अभी तक की जो पार्टी की रस्म रिवाज रवायत देखने को मिली है, उसमें लगा है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को बहुत तेजी से कमबैक किया है और हर मोर्चे पर अपने आप को संभालने की कोशिश की है। अगर ये सच है तो फिर एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होगी। यानी हमने बात की पार्टी की नीड, तो पार्टी की 3 प्रमुख आवश्यकताएं हैं। सबसे बड़ी आवश्यकता उसकी 2019 में परफॉर्मेंस की है, 2019 के लोकसभा चुनाव में। दूसरी उसकी आवश्यकता है एक सॉफ्ट और अच्छा व्यक्ति देने की आवश्यकता है, निर्विवाद व्यक्ति देने की आवश्यकता है। और तीसरी आवश्यकता है जो पार्टी को विस्तारित करे, पंचायत चुनाव वगैरह वगैरह के हिसाब से वो पार्टी को तैयार रखे। अब दूसरी बात है कि राज्य की जरूरत क्या है, ये देखना समझना बहुत आवश्यक है। राज्य की जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो है जो जिसकी वजह से यहाँ भाजपा के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी बनी, उसकी वजह थी एंटी इनकम्बेंसी के जो 4 कंपोनेंट हम मानते हैं, उनमें से जो लास्ट वाला कंपोनेंट है वो सबसे ज़्यादा भारी पड़ा। 4 कंपोनेंट ये होते हैं, एक तो सरकार का भ्रष्टाचार होता है, सरकार के स्तर पर बड़े लेवल का भ्रष्टाचार होता है। दूसरा सरकारी लोगों के यानी मंत्रियों के बिगड़े बोल होते हैं। तीसरा सरकार की आम जनमानस के लोक रिवाज रीति परंपराओं में भागीदारी का अभाव। और चौथा सबसे जो कम कारण माना जाता है वो होता है प्रशासकीय भ्रष्टाचार, कि आपको अगर आपको नगर निगम से अपना जो है नामांतरण भी निकलवाना है या कोई दूसरे छोटे छोटे काम भी करवाना है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवाना है, तो उसमें भी आपको एक अच्छी खासी रकम लगने लग जाती है। और वो रकम लगती हो तब तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन उस रकम को मांगने के लिए जो क्लैरिकल लेवल का स्टाफ है वो आपसे किसी लेवल की भी सीनाजोरी कर सकता हो। तो छत्तीसगढ़ में ये देखने को मिला। इन चौथे जो 4 जो हैं, इनमें सबसे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट को इन चारों को जो है रखना पड़ेगा ध्यान में, कि इन चारों को जो एड्रेस कर पाए। यानी राज्य की जरूरत ऐसी है जो इन 4 चीज़ों को एड्रेस कर पाए। जो कोई ऐसा बिगड़े बोल वाला व्यक्ति ना हो, जो कहीं किसी पर कोई करप्शन की जिसमें संभावना कम से कम हो, जो खुलेआम करप्शन ना करता हो, जो प्रशासकीय नियंत्रण अच्छा कर सकता हो, जो लोगों के बीच में भागीदारी कर सकता हो। तो पहली जरूरत जो राज्य की है वो कैसे ऐसे व्यक्ति की है। राज्य की जो दूसरी जरूरत है वो सौम्य चेहरा है, क्योंकि राज्य जब से बना है इसको 18 साल हो गए। 18 सालों में 15 साल तक
डॉक्टर रमन सिंह यहाँ मुख्यमंत्री रहे। तो डॉक्टर रमन सिंह के मुख्यमंत्री रहने की वजह से जो राज्य की हैबिट है वो इस तरह के मुख्यमंत्री की आदत पड़ चुकी है, जो सौम्य है, सरल है, सुलभ है और थोड़ा सा विजन को लेकर के चलने वाला है, जिसके कभी कोई ऐसे विवाद नहीं सामने आए हैं या उसकी किसी तरह की वाणी और भाषा में कोई खामी किसी ने अभी तक नहीं निकाली है। तो ऐसे व्यक्ति की आदत पड़ चुकी, इसलिए एक ऐसे ही व्यक्ति की आवश्यकता कांग्रेस को भी एक मुख्यमंत्री के रूप में होगी। दूसरा जो है, सबको जो डेवलपमेंट है, जो राज्य सरकार इस मामले में डेवलपमेंट में काफ़ी आगे थी, डेवलपमेंट खूब किया, लेकिन सड़कों के मामले बहुत पीछे थी, जिस वजह से सरकार को कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ा। तो एक ऐसा व्यक्ति जो विकास को प्राथमिकता दे, ऐसा व्यक्ति राज्य को चाहिए होगा, और जो विकास के साथ साथ समावेशी विकास, सबको साथ में लेकर के विकास करने का जो वादा करे और जिसको कार्यक्रम में तब्दील कर पाए। जो चौथा है, बिगड़े बोल वाला कोई व्यक्ति ना हो, अफसरी भ्रष्टाचार पर नियंत्रण कर पाए। इस तरह की राज्य की जरूरत हो गई। पहली जरूरत कांग्रेस पार्टी की होगी, कांग्रेस पार्टी किसको चुनना चाहिए कांग्रेस को, वो क्राइटेरिया पे हमने बात की। दूसरी, राज्य को किस तरह के मुख्यमंत्री की आवश्यकता, इस पर हमने बात की। अगर हम इन दोनों पॉइंट को कसते हैं, जो हमारे सामने जो राज्य के अंदर बड़े चेहरे, बड़े नाम दिखाई दे रहे हैं, उनमें हम 3 प्रमुख नाम लेते हैं। चौथा नाम भी है, लेकिन पहले हम 3 प्रमुख नाम पे बात करते हैं। सबसे प्रमुख नाम जो है, तीनों में 3 जो प्रमुख नाम है, उनमें टी.एस. सिंहदेव हैं, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं अभी सदन में। दूसरा नाम है भूपेश बघेल, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तीसरा नाम है चरणदास महंत, जो कि पार्टी की चुनाव समिति अभियान के अध्यक्ष हैं। इस नाते ये 3 लोगों के नाम प्रमुखता से लिए जाते हैं। 3 में से ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा। और चौथे में हम अन्य रखते हैं। अन्य में 10 नाम हम शामिल करते हैं। 10 नाम हमने अलग अलग शामिल किए, मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा उन 10 नामों का क्या कारण है। सबसे पहला उनमें नाम है ताम्रध्वज साहू, दूसरा नाम है धनेन्द्र साहू, तीसरा नाम है अरुण बोरा, चौथा नाम है कंवर परिवार से कोई, अरविंद नेताम परिवार से कोई, शिव डहरिया, रविंद्र चौबे, कवासी लखमा और देवती कर्मा। अब इसमें आपको आश्चर्य होगा कि इसमें कुछ ऐसे नाम भी हैं जिनकी संभावना कहीं से कहीं तक मुख्यमंत्री बनने की नजर नहीं आती, लेकिन उसकी वजह हम बताएंगे कि हमने इनको क्यों मुख्यमंत्री बनने की जो रेस है, जो दौड़ है, उसमें शामिल किया है। चौथे पायदान में 10 लोगों को शामिल किया है, यानी कुल मिलाकर हम 13 लोगों को इन 2 क्राइटेरिया पर कसने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कौन इसमें फिट बैठता है। सबसे पहले हम चलते हैं टी.एस. सिंहदेव की तरफ। टी.एस. सिंहदेव के जो पॉजिटिव पहलू हैं, उनमें एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पहलू है वो सौम्य है। कांग्रेस की और राज्य की दोनों की नीड में ये कॉमन फैक्टर है कि एक सौम्य व्यक्ति, एक्सेप्टेबिलिटी व्यक्ति, जो स्वीकार्य व्यक्ति हो, उनमें ये दिख रहा है कि सौम्य चेहरा है और लोगों से मेल मिलाप वाला चेहरा है। दूसरा, प्रभावी व्यक्तित्व है, वो लोगों से मिलते जुड़ते हैं, जहाँ भी रहते हैं तो एक अच्छे परिवार से आते हैं। इस वजह से उनमें जो एक DNA है, जो लोक व्यवहार है, वो अधिक रचा बसा है, जिसकी वजह से लोगों को एक सम्मान देने में वो काफ़ी ध्यान रखते हैं लोगों का। अग्रणी, पार्टी में सबसे अग्रणी है, उनकी पार्टी के टिकटों में भी काफ़ी चली है और टिकट से पहले पार्टी की पूरी संरचना में भी उनकी काफ़ी चली है। चौथा उनका जो पॉजिटिव फैक्टर है वो नेता प्रतिपक्ष हैं। स्वभावतः एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया अगर हम देखें, अगर उस जरूरी नहीं, आवश्यक नहीं है, लेकिन एक परंपरा है लोकतंत्र की, जिसमें नेता प्रतिपक्ष स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री का दावेदार होता है। हालांकि इस परंपरा को जब शेजवार नेता प्रतिपक्ष बने थे मध्य प्रदेश में, गौरीशंकर शेजवार, तो वो जो समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक ही हुआ करता था। दूसरे टेनर जगदिग्विजय सिंह का था 1998 से जो शुरू होता था, तो उसमें गौरीशंकर शेजवार जो है नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे। लेकिन जब राज्य में सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, तो नेता प्रतिपक्ष शेजवार साहब कहीं से कहीं तक भी मुख्यमंत्री के रेस में नहीं रहे, वो भारतीय मुख्यमंत्री रही। और शेजवार साहब की हालत ये हो गई थी कि वो दूसरे कार्यकाल तक आते आते, जब शिवराज सिंह चौहान पूरी तरह से पार्टी को होल्ड कर चुके थे, तो उनको अपने राज्य सरकार में मंत्री बनने तक के लिए संघ से और बाकी जगहों से फोन करवाने पड़े थे। एक छोटा सा क्षेपक कथा मैंने आपको सुनाई, तो ये आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव कैरेक्टर है कि नेता प्रतिपक्ष जो स्वभावतः ही मुख्यमंत्री का दावेदार होता है। पांचवा हम कहते हैं कार्यकर्ताओं के बीच में ठीक ठाक पैठ है, स्वीकार्यता है, और संभवतः बाकी 2 नेताओं की और चौथे पायदान पर अन्य नेताओं की तुलना में टी.एस. सिंहदेव की स्वीकार्यता कहीं कम नहीं कही जा सकती। अगला जो क्राइटेरिया है वो मीडिया फ्रेंडली है, मीडिया से अच्छा इंटरेक्शन रखते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को एक तरह से
पूरा इस्तेमाल किया है मीडिया का अब तक, इसलिए कांग्रेस भी चाहेगी कि मीडिया कहीं इग्नोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन में जो गैप हुआ था यूपीए 1 और 2 में, 1 में कम 2 में ज़्यादा, उसमें मीडिया का रोल बड़ा था। इसको कांग्रेस ने एक लर्निंग के तौर पर संभवतः लिया होगा, तो एक ये फैक्टर भी टीएस सिंहदेव के फेवर में जाता है। टीएस सिंहदेव की जो नेगेटिव चीज़ें जा रही हैं वो एक तो जाति में पीछे हैं, ठाकुर होते हैं, राजा होते हैं, उस वजह से जातीय अगर समीकरणों को साधा गया तो वो इसमें पिछड़ जाएंगे। दूसरा, राजघराने से आते हैं, राजघराने से आने की वजह से कई बार एक नकारात्मकता आ जाती है, लेकिन उनके खिलाफ एक पर्टिकुलर केस में ज़्यादा नहीं दिखती है, परंतु एक फैक्टर ये होता है। चूँकि मध्य प्रदेश में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया राजघराने से आते हैं, उनको पार्टी आगे बढ़ा रही है, अगर मध्य प्रदेश में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को देते हैं तो यहाँ पर भी राजा को देंगे, तो ये कहीं ना कहीं भाजपा को मौका मिलेगा और वो राजाओं की पार्टी कहने से इसको नहीं चूकेंगे, क्योंकि ये वक्त ऐसा होगा जब राजस्थान में वसुंधरा संभवतः उसमें ना आ पाए, कम बैक ना कर पाए, तो फिर भाजपा बैकफुट पर नहीं रहेगी और इस मामले को लेकर आगे बढ़ेगी। इस वजह से एक कारण बन सकता है, अगर वहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे निकलते हैं मध्य प्रदेश में, वो ग्वालियर राजघराने के राजा हैं, तो फिर यहाँ पर टीएस सिंहदेव का मुश्किल होगा, और अगर टीएस सिंहदेव निकलते हैं तो वहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी मुश्किल होगा। ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जो नेगेटिव पॉइंट है, ये 3 ही पॉइंट नेगेटिव नजर आते हैं टीएस सिंहदेव में। एक और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अगर कांग्रेस पार्टी स्पष्ट बहुमत से थोड़ी बहुत दूर रहती है तो जरूरत पड़ेगी किसी अन्य दल के सहयोग की। तो त्रिशंकु की स्थिति में, यानी जहां भाजपा को स्पष्ट बहुमत ना हो, कांग्रेस को भी स्पष्ट बहुमत ना हो, तो वैसी स्थिति में टीएस सिंहदेव की स्वीकार्यता एक मुख्यमंत्री के रूप में जोगी या जो भी उनको समर्थन देंगे उनकी ज्यादा रहेगी बनिस्बत बाकी के कैंडिडेट की तुलना में। अब चलते हैं हम भूपेश बघेल की तरफ। भूपेश बघेल प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और उनकी जो पॉजिटिव बातें हैं एक मुख्यमंत्री के तौर, अगर मुख्यमंत्री के रूप में उनको चुना जाता है तो उनकी पॉजिटिव बातें हैं। एक तो सबसे पहले धाकड़ है, अक्खड़ है, ईमानदार है, एंग्री मैन है। एंग्री मैन, चूंकि छत्तीसगढ़ का स्वभाव भले ही सॉफ्ट है, लेकिन एंग्री मैनों को यहाँ पर फिर भी पसंद किया जा सकता है। दूसरा, उन्होंने कार्यकर्ताओं को एक सुमिलित किया और कार्यकर्ताओं के लिए बहुत जुझारू होते हैं। अगर उनके लोगों का, उनके कार्यकर्ताओं का कहीं कोई अनादर हुआ है या किसी रूप में उनको समुचित सम्मान नहीं मिला है तो वो उसके लिए लड़ गए। मैं आपको एक उदाहरण छोटा सा देता हूँ कि जब टिकटों का बंटवारा हो रहा था तो उस समय अटल श्रीवास्तव बिलासपुर से टिकट के दावेदार थे, जो कि भूपेश बघेल खेमे से आते हैं। दूसरे टिकट के दावेदार थे कवर्धा से राजकुमार योगीराज, तो वहाँ वो आते हैं टीएस सिंहदेव खेमे से। टीएस सिंहदेव उनको कांग्रेस पार्टी में लेकर आए हैं कवर्धा राजघराने से, वो वहाँ से दावेदार थे। तो इन दोनों में जब उठापटक हुई तो टीएस सिंहदेव ने बहुत ही शालीनता से कह दें या फिर राजनीतिक कुशलता से इस बात को कहीं सरफेस पे नहीं आने दिया कि उनको टिकट ना मिलने से किसी तरह की कोई टीएस सिंहदेव की माथे पर कोई सलवट है या वो नाराज है। जबकि भूपेश बघेल ने अटल श्रीवास्तव के टिकट ना मिलने से नाराजगी जताई और पूरा प्रयास भी किया। इससे ये साबित होता है कि भूपेश टीएस की तुलना में कार्यकर्ता के लिए, अपने लोगों के लिए ज्यादा खड़े रहने वाले व्यक्ति हैं, जुझारू कहे जा सकते हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं की वो भी कम पसंद नहीं माने जा सकते। तीसरा पॉइंट जो है, सरकार को उन्होंने, जब से वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने सरकार को लगातार बैक फुट पर रखा है, बार बार ऐसे पॉइंट पर घेरा है और बार बार ऐसी परिस्थितियां बनाई हैं कि जिसमें डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री को भी बयान देना पड़ा है और वो भी उसमें इन्वॉल्व रहे हैं। सरकार ने, चाहे वो सीडी का मामला हो, विनोद वर्मा केस हो या दूसरे कोई और मामले हो। नेगेटिव चीज जो जाती है भूपेश बघेल की, 4 चीजें पॉजिटिव हैं। चौथी जो अगले पॉइंट है नेगेटिव, तो भूपेश बघेल के खिलाफ जो जाती है वो एक तो सीडी कांड जाता है, क्योंकि सीडी कांड में जिस तरह से हुआ, दूसरा वाला सीडी कांड जो उन्होंने किसी के ऑफिस में जाकर के सीडी लेने की कोशिश जो की थी। दूसरा जो इनके खिलाफ जाता है, थोड़ा सा जल्दबाजी है, उनमें उतावलापन है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जब एक केस आया छत्तीसगढ़ में, एक किसी बिल्डर ने जिसने सीडी की कंप्लेंट की थी, उसके खिलाफ एक कोई असत्य सा केस आया, तो उस पर भूपेश बघेल ने बहुत ही जल्दबाजी की और उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बाद में कांग्रेस बैकफुट पे रही उस पर। दूसरा मामला था विनोद वर्मा सीडी कांड, इसमें भी कांग्रेस को बैकफुट पे इनडायरेक्टली जाना पड़ा, साइलेंट होना पड़ा धीरे से करके। ये दोनों ही जो है उनकी भूपेश बघेल की देन थी। इससे ये नतीजा निकाला जा सकता है कि भूपेश बघेल जो हैं कुछ मामलों में उतावले हैं, जल्दी करते हैं और जल्दी से जल्दी आकर के उस पर फैसला, निर्णय और एक्शन शुरू कर देते हैं। ये उनके हिसाब से थोड़ा नेगेटिव जा सकता है। थोड़ा सा नेगेटिव ये जा सकता है कि विधायकों के बीच में भूपेश बघेल की जो स्वीकार्यता है
वो उतनी नहीं है जितनी टीएस सिंहदेव की है। टीएस सिंहदेव की तुलना में संभवतः जो विनिंग फेसेस दिख रहे हैं उनमें भूपेश बघेल थोड़े कम लोकप्रिय होंगे, क्योंकि टिकट बंटवारे में टीएस सिंहदेव ने अपने लोगों को ज्यादा टिकट दिलवाने में कामयाबी हासिल की है। एक पॉइंट है त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में इनकी क्या रहेगी स्थिति। तो त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में भूपेश बघेल का मुख्यमंत्री बनना लगभग ना के समान संभव है, क्योंकि तीसरी शक्ति के रूप में अजीत जोगी आएंगे। अजीत जोगी और भूपेश बघेल के बीच में एक तरह से राजनीतिक युद्ध तो रहा ही रहा, साथ में व्यक्तिगत युद्ध के रूप में वो तब्दील हुआ। उन्होंने रेणु जोगी को का टिकट भी कटवाया और उनको उपनेता प्रतिपक्ष से भी हटवाया। साथ में वो लगातार अमित जोगी को लेकर, सियाराम कौशिक को लेकर, अजीत जोगी को लेकर बहुत ही आक्रामक रुख अख्तियार करते यहाँ पे दिखे हैं। यानी भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर के अजीत जोगी उनको कांग्रेस को समर्थन नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में भूपेश बघेल मुख्यमंत्री नहीं बन सकेंगे, क्योंकि निर्दलीय भी इसमें एक पेच फंसाएंगे। अगला हम चलते हैं चरणदास महंत, तीसरा जो चेहरा है। चरणदास महंत की जो सकारात्मक चीजें हैं वो है उनका मौन। वो इस पूरे चुनाव में जिस तरह से मौन रहे हैं, शालीन रहे हैं, बिना किसी तरह के बयानों के अपनी सीट पर डटे रहे हैं, वो थोड़ा उनके पॉजिटिव जा रहा है। दूसरा उनके पॉजिटिव जा रहा है कि वो अनुभवी नेता हैं और उनके फादर भी जो है पॉलिटिशियन सीनियर रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार में, और केंद्र में वो खुद भी राज्य मंत्री रहे हैं और पुराने नेता हैं। कई लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं और विधानसभा में अपना अच्छा उनका दखल रहा है, और कार्यकारी अध्यक्ष भी पार्टी के प्रदेश के रह चुके हैं, और उस समय रहे हैं जब बाकी के लोग बहुत जूनियर नेता हुआ करते हैं। इस नाते चरणदास महंत थोड़े से इस दो मामले में आगे निकलते हैं। तीसरा है कि जो उन्होंने मध्य छत्तीसगढ़ से वो आते हैं, शक्ति विधानसभा का उन्होंने चयन किया है, जहां से अगर वो जीत जाते हैं तो जांजगीर जिले में आती है। शक्ति विधानसभा एक ऐसी जगह पर है जहां से उतना ही दूरी पर बस्तर, उतनी ही दूरी पर सरगुजा है, यानी लगभग बीच में ये आती है। इस हिसाब से इसको मध्य क्षेत्र कह सकते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां से वो प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके सीएम बनने से ये क्षेत्र जो है लोकसभा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पूरी बेल्ट पर 3 सीटें लोकसभा की आती हैं। बिलासपुर सीट आती है, जांजगीर सीट आती है और रायगढ़ सीट आती है। थोड़ा सा और देखेंगे तो बगल में कोरबा सीट भी आती है, और नीचे आते हैं तो रायपुर सीट आती है। इस तरह से करीब 5 सीटों पर इस सीट से इस जगह का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये एक बड़ा बल्क एससी एरिया है, और इस पर डोमिनेंस जो है एससी सीट्स का है और एससी रिजर्व सीट्स का है, एससी समुदाय के लोगों का है। ऐसे में जो है कांग्रेस की जरूरत है कि इस सीट पर भी इस एरिया में होल्ड बनाकर रखें। तो यहाँ से अगर लेते हैं, एक इनके फेवर में ये चीज जाती है। दूसरी जो इनके फेवर में जाती है कि चुनाव समिति के अध्यक्ष रहे हैं, जो स्वभावतः इसमें इनका दावेदारी करती है। बहुत पुराने व्यक्ति होने की वजह से उनके पास कार्यकर्ताओं की एक लंबी फहरिस्त है। पुराने कार्यकर्ता उनके साथ है, नए से नए कार्यकर्ता उनके साथ है। चरणदास महंत के साथ जुड़ने वाले लोगों की बड़ी संख्या है, और वो उनके फिदायीन जैसे लोग जुड़े हुए हैं जो उनके बारे में सोचते हैं। सबसे बड़ी काबिलियत जो कांग्रेस के अंदर चरणदास महंत में है वो इन दोनों में नहीं, वो है यस मैन होने की। यस मैन मतलब ये है कि अगर केंद्र से राहुल गांधी ने उनको कहा कि आप जो हैं भूपेश बघेल के मुख्यमंत्रित्व में राज्य मंत्री बनिए, तब भी चरणदास महंत हिचकेंगे नहीं। टीएस सिंहदेव के मुख्यमंत्रित्व में आप जो है उप मंत्री बन जाइए, तब भी वो उसमें हिचकेंगे नहीं। वो इस तरह की यस मैन है। ये यस मैन होना कांग्रेस में बहुत मायने रखता है। ये इनके सबसे ज्यादा फेवर में जा रहा है। इनके जो नेगेटिव जाएगा चरणदास महंत के, वो जाएगा खुद के अलावा किसी दूसरी सीट पर इन्होंने अभी कोई सक्रियता नहीं दिखाई है। एक भी सभा, एक भी जगह, एक भी ऐसी स्थल पर उनके भाषण या ऐसी चीजें नहीं हुई जिसका कोई सकारात्मक प्रभाव पार्टी पर पड़ता है। यानी वो अपनी शक्ति विधानसभा सीट निकालने के अलावा बगल में जांजगीर भी आए हैं तो राहुल गांधी के कार्यक्रम के लिए आए हैं, बिलासपुर भी आए हैं तो राहुल गांधी के कार्यक्रम के लिए आए हैं। वो उनने अपनी तरफ से कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं किया जैसा कि टीएस सिंहदेव ने या भूपेश बघेल ने किया। दूसरी जो आती है, बहुत अधिक मीडिया फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि अभी की जो नीड है उसमें मीडिया फ्रेंडली होना बहुत आवश्यक है। तो ये 2 पॉइंट उनके नकारात्मक जाते हैं। तीसरा नकारात्मक जाता है उनकी जीवन शैली से जुड़े हुए कुछ जो बातें जनमानस में समाहित है, वो भी उनके लिए थोड़ी सी कहीं ना कहीं नकारात्मकता का काम कर सकती। इस तरह से 3 शख्सियतों को हमने जब तौला तो टीएस सिंहदेव, भूपेश बघेल और चरणदास महंत। चरणदास महंत पे एक पॉइंट और रह गया कि त्रिशंकु की स्थिति में चरणदास महंत की एक्सेप्टेबिलिटी क्या रहेगी। तो त्रिशंकु की स्थिति में चरणदास महंत भी टीएस सिंहदेव की तरह एक्सेप्टेड हैं, लेकिन चूंकि अजीत जोगी अगर समर्थन देते हैं, अगर अजीत जोगी की समर्थन की जरूरत पड़ती है, हम ये मान के चल रहे हैं तीसरी शक्ति मतलब अजीत जोगी, ये स्वाभाविक सा राजनीतिक फैक्ट है।
तो अजीत जोगी को फिर चरणदास महंत से सशर्त कोई दिक्कत नहीं होगी, टीएस सिंहदेव से निशर्त कोई दिक्कत नहीं होगी। ये दोनों में बेसिक फर्क है। अगर हम तीनों को देखते हैं तो इनकी तुलना हम करेंगे। अब चौथी कैटेगरी में क्या अन्य, इन 3 फेसेस से चौथा फेस कौन हो सकता है? तो चौथे फेस में 10 नाम है। सबसे पहला नाम है ताम्रध्वज साहू, दूसरा है धनेन्द्र साहू, तीसरा है अरुण वोरा, चौथा है कंवर परिवार से कोई, बोधराम कंवर फिर से चुनाव लड़ाए जाए, अरविंद नेताम फिर से कहीं से कोई उपचुनाव से के जरिए इनको बिठाया जाए, शिव डहरिया, रविंद्र चौबे, कवासी लखमा और देवती कर्मा। अब मैं बात करूंगा इन 10 चेहरों में, जब 10 चेहरों में किसी एक को चुनना होगा तो पार्टी के जो हमने ऊपर जो डिस्कस किए, नीड ऑफ द पार्टी और क्राइटेरिया ऑफ द स्टेट, नीड ऑफ द स्टेट, इन 2 क्राइटेरिया को दरकिनार करना पड़ेगा। फिर पार्टी जो है जातीय समीकरणों के आधार पर जो है प्रदेशों मुख्यमंत्री का चुनाव करेगी, जिसकी संभावना बहुत कम है। क्योंकि कोई भी पार्टी हो, अगर किसी मुख्यमंत्री पर अभी तक कोई ऐसा मुलम्मा नहीं लगा है कि वो ट्राइब का मुख्यमंत्री है या किसी जाति विशेष का नहीं लगा है, तो कोई भी पार्टी ये रिस्क नहीं लेना चाहेगी कि वहां पर किसी भी तरह से जातीय समीकरणों के आधार पर मुख्यमंत्री का चयन हो। फिर भी अगर करती है तो मैं आपको बताता हूँ, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जो है ओबीसी में साहू समाज आता है। उस हिसाब से ताम्रध्वज साहू और धनेन्द्र साहू सीनियर नेता होने की वजह से आगे हैं। धनेन्द्र साहू चूंकि इस चुनाव में अभी हमारे एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल के मुताबिक नहीं जीत पा रहे हैं, ऐसे में धनेन्द्र साहू का यहाँ से पत्ता नहीं हम बात करेंगे। ताम्रध्वज साहू एक नाम है, वो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ताम्रध्वज साहू को केंद्र ने भी बीच बीच में लगातार आगे बढ़ाया है और किसी न किसी वजह से केंद्रीय जो कांग्रेस है, राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, उनके नेशनल ऑफिस ने उनको आगे बढ़ाया है और बीच बीच के मौकों पर आगे बढ़ने की कोशिश की है। लेकिन ताम्रध्वज साहू का जो विजन और मिशन है, एक तो उम्र अधिक है और विजन और मिशन के रूप में बहुत ज्यादा कभी ऐसा कोई काम नहीं देखा है। एक बार के लोकसभा सांसद है और इससे पहले जो है विधानसभा रहे, लेकिन बेमेतरा से वो पिछला विधानसभा चुनाव हारे थे, अच्छे खासे मार्जिन से हारे थे। इस वजह से इनकी संभावना थोड़ी कम बनती है। तो साहू समाज को जो टारगेट करने की पॉलिसी अगर कांग्रेस की होगी तो कांग्रेस इस बारे में सोच सकती। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता तो वो जब टिकटों का जो होगा वितरण, तो साहू समाज से जहां भाजपा ने 14 टिकट दिए तो कांग्रेस ने सिर्फ 8 टिकट दिए। अगर ऐसा कुछ होता तो कांग्रेस यहीं से इसकी शुरुआत करती। अतः ताम्रध्वज साहू, धनेन्द्र साहू दोनों का पत्ता लगभग हम ये कह सकते हैं 10 to 12% इनकी संभावना बनती है कि मुख्यमंत्री बने। पिछले दिनों मोतीलाल वोरा ने अपने बेटे अरुण वोरा का नाम लेकर के इस तरह से बढ़ाया था, उन्होंने कहा था कि अरुण वोरा मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं है। इसका अर्थ ये होता है कि वो इस रेस में आ सकते हैं, कहीं ना कहीं जब नाम चल रहा है तो उनको नाम देना चाहिए। लेकिन अरुण वोरा के साथ ही वही बात फिर से आएगी कि वो अपनी सीट से बाहर एक भी सीट पर कोई वर्चस्व वजूद नहीं रखते। मोतीलाल वोरा की तरह कोई मॉस लीडर नहीं है, अपनी सीट जीतेंगे, इसके आगे अपनी सीट से आगे वो कोई ज़्यादा वो नहीं कर पाएंगे। ऐसे में अगर हम बात करें तो अरुण वोरा भी इसमें सिर्फ 5% तक की संभावना के साथ इसमें पिछड़ जाते हैं और करीब 7-8% की संभावना के साथ ताम्रध्वज साहू, धनेन्द्र साहू भी पिछड़ जाते हैं। अब आते हैं, अगर बात होती है, चूंकि ये जो है ताम्रध्वज साहू और धनेन्द्र साहू जातीय आधार पर इसमें आगे आए थे, तो जातीय आधार पर ओबीसी यानी साहू समाज ओबीसी में सबसे ज्यादा, ओबीसी में सबसे नंबर 2 पर जो सबसे ज्यादा है वो है कुर्मी समाज, जिससे कि भूपेश बघेल, जिस जाति से भूपेश बघेल आते हैं। ऐसे भूपेश बघेल वाली जाति से का अगर कैलकुलेशन करेंगे तो भूपेश बघेल को उसका प्लस मिलेगा। जातीय आधार पर टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत और भूपेश बघेल, तीनों में भूपेश बघेल जातीय आंकड़ों में फिट भी पास होते दिखते हैं, मतलब प्राप्तांक जो है पासांक जो होते हैं, उत्तीर्णांक जिनको कहते हैं, वो उसमें लाने में सफल हो सकते हैं। अगर बात होती है कि हमें इस पर छत्तीसगढ़ में अगर मान लीजिए बात होती है, चूंकि एससी जो वोट्स हैं वो करीब 12.5 यानी 13% करीब यहाँ पर एससी समुदाय आता। अगर एससी से किसी को वोट देने की बात हुई, चूंकि जोगी का दखल, बीएसपी का दखल, इन दोनों का परफॉर्मेंस ऐसी सीटों पर ज्यादा दिखेगा या ऐसे वोटों में ज्यादा दिखेगा। इन वोटों को कांग्रेस अपने हवाले में करना चाहती है 2019 को ध्यान में रखते हुए, तो हो सकता है कि बहुत ही सरप्राइजिंग फेस यहाँ से कोई एससी चेहरा दे दे। एससी चेहरे में अगर हम बात करेंगे तो उनके पास जो मजबूत और बड़ा चेहरा है वो है शिव डहरिया। शिव डहरिया इकलौते चेहरे हैं जो एससी फेस में काम आ सकते हैं और वो कुछ समय के लिए, परमानेंट सीएम बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उन पर दाव पार्टी खेल सकती है। यानी इनकी संभावना करीब 20% तक बाकियों की तुलना में, ताम्रध्वज साहू, धनेन्द्र साहू, अरुण वोरा की तुलना में शिव डहरिया की संभावना इस कैलकुलेशन के आधार पर ज्यादा बैठती है कि पार्टी एससी समाज में एक संदेश देने के लिए, सबकी पार्टी के संदेश देने के लिए ये कर सकती है।
कि उन्होंने एससी समाज से मुख्यमंत्री बनाया है छत्तीसगढ़ का, चूंकि छत्तीसगढ़ में 12.5-13% वो है, लेकिन ऐसा करने की संभावना भी सिर्फ 20% है। अगला चेहरा आता है ट्राइब से। अगर ट्राइब से कोई चेहरा देना चाहते हैं, चूंकि ट्राइब स्टेट है, 32% जो है आदिवासी समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं और 29 जो सीटें हैं वो रिजर्व सीटें हैं एसटी के लिए, इस वजह से जो है एसटी का चेहरा भी देने की बात होती रही है। बीच बीच में भाजपा में भी इस बात की मांग उठती रही है कि छत्तीसगढ़ जो है ट्राइब स्टेट है, यहाँ पर ट्राइब मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पास तो ट्राइब के फेस फिर भी हैं कुछ एक, लेकिन एक नंद कुमार साय हम बोल सकते हैं जो प्रबल नाम है, लेकिन कांग्रेस के पास ऐसे चेहरों का बड़ा अभाव है। अगर हम बात करें बोधराम कंवर की, तो बोधराम कंवर जो है अब बहुत पुराने हो चुके हैं और इस स्थिति में नहीं है कि वो सरकार को बहुत अच्छी तरह से चला पाए। अरविंद नेताम भी बहुत पुराने हो चुके हैं। नए लोगों में कवासी लखमा है, जिनकी कोई संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि कवासी लखमा में कोई प्रशासकीय क्षमता हो ऐसी बहुत संभावना नजर नहीं आती, क्योंकि ये एक तरह से राज्य के साथ हल्के से लेना जैसा हो जाएगा। अब बचते हैं महेंद्र कर्मा की पत्नी देवती कर्मा। तो देवती कर्मा का इसलिए संभव नहीं लगता है ज्यादा, क्योंकि देवती कर्मा भी जो है अनुभव के मामले में बहुत आगे नहीं है। दूसरा, कोई नए विजन मिशन के साथ उनका बहुत ऐसा प्रभाव और असर नहीं देखने को मिला है, और चूंकि उनकी सीट पर इस बार उनकी टिकट को लेकर भी संशय रहा, उनके परिवार में भी जद्दोजहद रही और साथ में उनकी जीतने हारने को लेकर भी बहुत ऐसा क्लियर शॉट नहीं कहा जा पा रहा है। तो देवती कर्मा भी इसमें फिट नहीं बैठती हैं। ऐसे में जो है एसटी फेस कोई कांग्रेस के पास बहुत बड़ा दूसरा कोई दिखाई नहीं देता है। यानी अगर हम बात करें कि तो ट्राइब फेस में तो पार्टी नहीं जा सकती, जाएगी तो ये राज्य के साथ थोड़ा सा नाइंसाफी हो सकती, क्योंकि कोई ऐसा प्रबल मजबूत व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा। अगर हम बात करें बियॉन्ड द एमएलएज जिनको टिकट दिए गए हैं, उनसे परे किसी व्यक्ति की बात करें, तो भी कांग्रेस में कोई बहुत बड़ा आदिवासी चेहरा नहीं दिखाई दे रहा जो इस लायक हो, जो इस भूमिका में आ सकने की किसी योग्यता के साथ, क्षमता के साथ दिखाई देता हो। इस हिसाब से इस मामले में थोड़ा सा पार्टी सोच सकती है। फिर भी आदिवासी चेहरा चुनने की संभावना भी 30% तक है। 20% तक एससी सीट से एससी चेहरा चुनने की संभावना, यानी 50% संभावना इस बात की है कि पार्टी जातीय आधार पर मुख्यमंत्री का चयन करे। चूंकि चूंकि जो साहू और कुर्मी वाला जो गणित है उसको भी साधने की कोशिश की जा सकती है। इसमें भी कुर्मी वाला गणित फेल हो जाता है, सिर्फ साहू वाला गणित पास होता है। साहू में भी लेकिन दिक्कत ये है कि या तो वो जातीय आंकड़ों को साधने में कामयाब हो, जिसकी 10% संभावना है कोई साहू मुख्यमंत्री चुना जाए, 50% इसकी संभावना है कि ट्राइब फेस से मुख्यमंत्री चुना जाए, और 5% से संभावना 10% संभावना है कि कोई एससी चेहरा यहाँ से चुना जाए। यानी एससी चेहरा अगर चुना जाता है, शिव डहरिया योग्यतम व्यक्ति हो सकते हैं सभी एससी चेहरों में, और अगर एसटी से चुना जा सकता है तो एसटी के लिए इनको एक बार फिर से नए सिरे से सोचना पड़ेगा, या तो बोधराम कंवर जी को या राम पुकार सिंह जी को या अरविंद नेताम जी को फिर से किसी उपचुनाव के जरिए विधानसभा में लाना होगा, क्योंकि यही चेहरे और बड़े चेहरे हैं और अनुभवी चेहरे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री की रेस के हिसाब से फिर भी उतने सक्षम हों ये कह पाना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। इस हिसाब से देखें तो करीब करीब 60% संभावना है कि जातीय आंकड़ों पर आधारित हो। जातीय आंकड़ा मतलब जैसे 10% संभावना है कि ओबीसी से कोई फेस आए, 10% संभावना है, 5% संभावना है कि एससी से कोई फेस आए, 50% संभावना है कि एसटी से फेस आए। इस तरह 60 से 65% संभावना है अगर जातिगत आंकड़ों पर गए तो जा सकती है कांग्रेस में। अगर मान लीजिए जातिगत आंकड़ों पर नहीं जाती है तो 40% जो बचते हैं, या जिसकी संभावना है कि 40% है कि जातियों के आधार पर मुख्यमंत्री का चयन ना हो, तो फिर टीएस सिंहदेव, भूपेश बघेल और चरणदास महंत में कौन मुख्यमंत्री पद का अच्छा और उम्मीदवार हो सकता है। तो इसमें जो 3 प्रमुख कैटेगरी रखेंगे, 3 प्रमुख बातें हम ध्यान रखेंगे या कांग्रेस पार्टी ध्यान रखने की कोशिश करेगी, तो उसमें जो है ध्यान रखने की बात है कि स्पष्ट बहुमत की स्थिति में तीनों एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन त्रिशंकु की स्थिति में टीएस सिंहदेव को लेकर के बहुमत जुटाया जा सकता है। भूपेश बघेल को लेकर बहुमत जुटाना संभव नहीं होगा। चरणदास महंत को लेकर के भी बहुमत जुटाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। टीएस सिंहदेव को लेकर के बहुमत जुटाया जा सकता है। स्पष्ट बहुमत की स्थिति में भी भूपेश बघेल और चरणदास महंत और टीएस सिंहदेव थोड़े से आगे नजर आते हैं। 11 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो हम एक बार फिर बैठेंगे, जब मुख्यमंत्री की रेस में आगे बढ़ेंगे। अगर कांग्रेस जीतती है, जैसा कि हमने ओपिनियन पोल में भी बताया और जैसा हमने एग्जिट पोल में भी बताया कि कांग्रेस अगर जीतती है छत्तीसगढ़ में तो मुख्यमंत्री कौन होगा, तो मुख्यमंत्री के रूप में जब चयन होगा तो हम इस वीडियो पर एक बार फिर से आएंगे और हम बताएंगे कि हम
हमने जिन जिन बातों को ध्यान रख कर के बात की, डिस्कशन किया है, वो कितनी सटीक और सही साबित हो रही हैं। बहरहाल आप एक काम कर सकते हैं कि इसी यूट्यूब चैनल पर, यानी मेरे यूट्यूब चैनल पर, अरुण सखाजी यूट्यूब चैनल पर सीजी इलेक्शन 2018 नाम की एक प्ले लिस्ट है। उस प्ले लिस्ट में छत्तीसगढ़ चुनाव 2018 का पूरा विवरण आप वीडियो दर वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हर सीट का, हर एरिया का, हर व्यक्ति का, हर जगह का आपको एक बड़ा खांटी जमीनी विश्लेषण संभवतः मिल सकेगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर दबा दें, ताकि आपके पास आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहें। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।